छोटी पत्रिकाओं के बाद पहली बार बड़ी पत्रिका दिनमान थी, जिसमें मेरा एक लेख छपा। उससे पहले एक चिट्ठी छपी थी और भागलपुर जैसे शहर में यदि किसी लड़के की चिट्ठी छप जाए तो वो कैसे एक सेलिब्रिटी हो गया था, इसका आनंद मैं उठा चुका था। लेकिन जब मैंने एक बार जमालपुर वर्कशॉप में गया, वहाँ जाने पर मुझे ये पता चला कि एक प्रस्ताव ऐसा है जिसमें जमालपुर वर्कशॉप को बंद करने की योजना है, क्योंकि स्टीम इंजन्स धीरे धीरे फेज़ आउट होने लगे थे और जमालपुर वर्कशॉप स्टीम इंजन का काम करता था। तो एक प्रस्ताव ये आया कि जमालपुर वर्कशॉप को बंद कर दिया जाए और इसके सारे लोगों को बंगाल के कई रेलवे के वर्कशॉप थे उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब ये मुझे पता चला तो मैंने जमालपुर में, वैसे तो एक रिश्तेदारी में गया था, लेकिन मैंने 2-3 दिनों में काफ़ी लोगों से बातचीत की, यूनियन के लोगों से, इंजीनियर से और जो निरपेक्ष लोग थे उनसे भी। और उस दौरान यह पता चला कि जमालपुर वर्कशॉप कभी किसी ज़माने में वहाँ 25 से 30 हज़ार लोग काम करते थे, जो घटते 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 अब 8-10 हज़ार पे पहुँच गए हैं। और अब उसको बंद करने के लॉजिकल रीज़न्स उनको मिल गए हैं कि स्टीम इंजन क्योंकि हम फेज़ आउट कर रहे हैं, तो इसलिए उसका काम क्यों करना है। उस पर मैंने एक लेख लिखा और मैंने यह समझते हुए कि जो उस समय अमूमन हम लोगों के बीच प्रचलित था कि किसी भी अखबार या पत्रिका में जब कोई लिफाफा जाता है तो उस पर जो नाम पता लिखा होता है उसके हिसाब से उसको खोलते हैं, परिचितों का खोलते हैं, उस पर छापने की कार्रवाई करते हैं, और जो अपरिचित लोग हैं उनका तो लिफाफा सीधे बगैर खोले कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है। लेकिन मैंने चांस लेने में सोचा कि क्या बुराई है, नहीं छपेगा कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जमालपुर वर्कशॉप के बारे में अपना लेख भेजा और अगले दूसरे तीसरे अंक में वो लेख छप गया, लेकिन बगैर लेखक के नाम के। तब मुझे किसी ने बताया कि दिनमान की यह नीति है कि शुरुआती 2-3 लेख किसी लेखक के बगैर नाम जाते हैं, नाम बाद में आते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेख तो छपा। तो ये दिनमान के लेखन से मेरी शुरुआत थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें केवल इस बात की आलोचना नहीं थी कि ये निर्णय क्यों किया जा रहा है, बल्कि लोगों से बातचीत करके यह निष्कर्ष और सुझाव भी लेख में दिया गया था कि उसको कैसे काम लायक फिर से बनाया जा सकता है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी शॉप्स ऐसी हैं जिनको फिर से काम लायक बनाया जा सकता है, भले ही स्टीम इंजन को फेज़ आउट कर दिया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस लेख को, क्योंकि दिनमान में छपा था, नोटिस लिया गया और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और भागलपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह, एक तरीके से हम लोग उनके शिष्य थे। उन्होंने
उस लेख को संसद में इस मांग के साथ प्रस्तुत किया कि ये जो सुझाव दिए गए हैं, इन सुझावों के आधार पर जमासुर वर्कशॉप को रिवाइव करने और बंद न करने का फैसला किया जाए। और सरकार ने उसमें सकारात्मक पहल भी की। वह जो बंदी की तलवार लटक रही थी वह तो ख़त्म ही हो गई, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ फैसले ऐसे किए जिससे जो काम वहाँ उपलब्ध मशीनों से हो सकते थे वो किए जाएं, इसके फैसले किए गए। जब ये जानकारी मुझे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी दोनों धारणाएं निर्मूल साबित हुई। पहली धारणा कि अपरिचित नामों का लिफाफा कोई खोलता नहीं, और दूसरी धारणा जो अमूमन प्रचलित थी, जो आज भी है, कि आप लिखते रहें, कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सरकार को फैसला करना होता है वो कर लेती है, और लोगों के सुझाव और लेखों का कोई सरकार के फैसलों पर असर नहीं होता। तो इस तरह से मैंने दिनमान में लिखना शुरू किया, और जल्दी ही मैं भागलपुर से रुड़की आ गया अपनी नौकरी के सिलसिले में, और रघुवीर साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलना जुलना शुरू हुआ, और उन्होंने मुझसे बहुत लिखवाया। विशेष तौर पर जो तकनीकी और वैज्ञानिक विषय थे, इन पर उन्होंने कह के मुझसे लिखवाया। ये वो समय था जब मोबाइल और मेल का ज़माना नहीं था, तो वो चिट्ठियाँ भेजा करते थे और कई बार टेलीग्राम भेजते थे मुझे, किस विषय पर लिखना है। हमारा उनका साथ बहुत दिनों तक चला। मुझे लग रहा है दिनमान में मैंने 70-80 लेख तो लिखे ही होंगे, और तो और अलग अलग लेखों के अलावा उन्होंने मुझे कुछ श्रृंखलाएं लिखने का मौका दिया। 6-7 अंकों में जो जाता, और सबसे बड़ी बात कि इन श्रृंखलाओं की घोषणा कई अंक पहले वे उस तरह करते थे जैसे कोई बहुत बड़ी और विशेष चीज़ हो। उस समय लेखकों का और विषयों का सम्मान था, और जो समय के साथ ख़त्म होता गया तो ये सम्मान मुझे बहुत मिला, और रघुवीर सहाय जैसे संपादक से मिला। हमारी असहमतियाँ बहुत प्रबल होती थीं, लेकिन मैं उन शायद गिने चुने लोगों में से था जो किसी भी समय जब वे दफ्तर में हों, पहुंचने पर उनके कमरे में जाने का अधिकारी था। उनके जो पीए नेगी जी थे, उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि यादवेंद्र जब भी आएँ उन्हें आने दिया जाए। और मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारी मुलाकात दोपहर में लंच के वक्त ही होती थी, क्योंकि वो समय था जब मैं रुड़की से चलता था बस से, और पहुँचते पहुँचते उनके दफ्तर पहुँचते पहुँचते लंच का समय हो जाता था। और ये मुझे भी बहुत कई बार असहज लगता था कि उनके खाने का समय है और मैं कमरे में बैठा हूँ, बात उनसे कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 1 या 2 मौक़ों पर जब संपादकीय की टीम की मीटिंग हो रही थी संपादक के कक्ष में, तब मैं पहुँचा था और उन्होंने मुझे उसी बीच में बुला लिया था। तो इतना स्नेह उनका मिला, इतनी चीज़ें उन्होंने मुझसे लिखवाईं, सम्मान सहित लिखवाईं, और बाद के दिनों में बार बार वो कहते रहे कि यादवेंद्र आप इनको संकलित करो
और आप मुझे पांडुलिपि दे दो, छपवाना मेरा काम है, मैं इसको छपवा दूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हिंदी में इस तरह का लेखन नहीं है, लेकिन वो केवल पत्रिकाओं में बिखरा रहे, ये अच्छा नहीं है, किताब के रूप में आना चाहिए। अब मैं जब सहाय जी को याद करता हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, ये मैंने उस समय मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, और यदि मैंने लिया होता तो शायद मेरी शुरुआती लेखन की महत्वपूर्ण सामग्री किसी किताब के रूप में होती। सोचता अब भी हूँ, लेकिन देखें कब कर पाते हैं। तो लिखने पढ़ने की दुनिया में मुझे इस तरह से दिनमान के माध्यम से प्रवेश मिला, और मैं इस मामले में खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि रघुवीर सहाय जैसे संपादक ने मुझे, मैं ये कैसे कहूँ कि तराशा, ये ज़रूर कहूँगा कि जो अच्छा मैंने सीखा उनसे सीखा, जो नहीं सीख पाया वो नहीं सीख पाया। रघुवीर सहाय को जैसे संपादक को प्रणाम।